नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सोनम गोयल फिर से आप सभी का अभिनंदन करते हैं राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देखे गए हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जैसे कि हम सबका मोटिव एक ही है कि आपका सिलेक्शन हमारा टारगेट, तो इसी वजह से आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो तैयार हैं आप सभी गाइस? और फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या नजर आ रहा है? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1904, 1905, 1906, 1907। तो अगर हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं यानी बंगाल पार्टीशन, जो कि होता है किस वाइसरॉय के काल में, जब भारत का वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। याद कीजिए भाई, ये वही लॉर्ड कर्जन जिस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और साथ ही साथ इस घोषणा के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू और मुस्लिम की जनता के आधार पर ये बंगाल का विभाजन करेंगे। यानी पूरी पूरी तरह से ये तैयार थे डिवाइड एंड रूल के लिए, यानी फूट डालो शासन करो, जिसके विरुद्ध चलाया जाता है 1905 में एक आंदोलन जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन। जिस स्वदेशी आंदोलन को लीड करते हैं कौन? लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया जाता है। और इस तरह से देखा जाता है कि इस आंदोलन को चलाने के बावजूद भी ये जो इनका मोटिव था इस बंगाल विभाजन को रोकना, उस बंगाल विभाजन को रोकने में असमर्थ हुए और इस तरह से ये होता है फेल। बंगाल विभाजन हालांकि आगे जाके रद्द होता है 1911 में, लेकिन तब तक बंगाल विभाजन बना रहा था, जो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के आदेश के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सैयद अहमद खान। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा रहे हैं नेशनल मूवमेंट से, यानी जो हमारा मॉडर्न इंडिया का लास्ट टॉपिक होता है नेशनल मूवमेंट को लेकर, ये बहुत ही बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें आप सभी जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, इसलिए इसको नज़रअंदाज मत करना। तो खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं जो कि चलाया जाता है 1919 में, जिसमें हम देखते हैं इसको लीड करने वाले कौन थे? दो भाई जिन्हें कहा जाता है अली ब्रदर्स, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली। कहते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी क्योंकि वो चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब खलीफा का पद समाप्त करने की बात की गई थी, अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी, तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ इन दोनों ब्रदर्स ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें बाद में महात्मा गांधी जी ने अपना विचार दिया कि क्यों ना हम हिंदू भी मुस्लिम के इन आंदोलन से जुड़कर हिंदू और मुस्लिम की एकता को कायम करें, मतलब एक तरह से भाईचारा बनाए, ठीक है। और इसी के साथ बहुत जल्दी खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ता है? 1920 के असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिसे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन है? अली ब्रदर्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा संघ द्वारा लगाए गए कर का नाम बताएं। चराई और घराई,
पट्टा और काबुलियत, खुम्स और खराज, चौथ और सरदेशमुखी। वेल क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, नो डाउट। बट यहाँ पर जब मराठों की बात हो रही है, क्योंकि ये सारे ही टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं, नो डाउट। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो चराई घराई जो था अलाउद्दीन खिलजी के काल में है, ठीक है। खुम्स खराज का भी मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इस तरह से चौथ और सरदेशमुखी की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मराठों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, जहां पर किसके द्वारा लगाया जाता है बेटा, ये छत्रपति शिवाजी द्वारा। सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक, जिन्होंने ये दो कर लगाए थे, जिन्हें कहा जाता था चौथ और सरदेशमुखी। यानी माना जाए जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके जितने भी नेतृत्व में क्षेत्र थे, उनके बाहर जो टैक्स लगाया जाता था वो होता था 1/4, जिसे बोलते थे चौथ। और सरदेशमुखी उनके खुद के, जहां पर साम्राज्य से एकत्रित किया जाने वाला कर था, वो कहलाता था सरदेशमुखी, जो कि 1/10 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई। वांडीवश की लड़ाई, श्रीरंगपट्टिनम की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। यानी जो फ्रेंच चैलेंज, क्या लिखा है, द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश इन इंडिया केम टू एन एंड विद। यानी देखा जाए तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एंग्लो फ्रेंच, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया भाई कि यहाँ पर हमें ये देखना होता है एग्जामिनर किस क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहा है, घुमाकर पूछ रहा है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारत में वो किसकी बात कर रहे हैं, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन से युद्ध हुए हैं हमारे इतिहास में, हमने मॉडर्न इंडिया में देखा है, जिसे हम बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, यानी या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है। तो आंग्ल मतलब जो अंग्रेज हैं, और यहाँ पे फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी युद्ध में शामिल थे, जहां पर हम देखते हैं कि इनके बीच में ये जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, उस युद्ध में अंतिम लड़ाई मानी जाती है कौन सी, वांडीवॉश की लड़ाई। दरअसल ये जो है वंदवासी करके ये जगह है तमिलनाडु में, जहां पर हम देखते हैं कि कहते हैं कि इस जगह पर जो युद्ध की मतलब युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, उसी को इन्होंने अपनी भाषा में बोला है वांडीवॉश का युद्ध, जो कि कब लड़ा जाता है 1761 में। कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, वहां पर एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन था, आयरकूट थे। ये बहुत ही जाने माने वेल नोन जो है ब्रिटिश जनरल थे, इसलिए इनका कई बार नाम पूछ लिया जाता है भाई। तो आप इनको जान के मतलब आपको इनको मालूम होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, आयरकूट। और इधर अगर आप फ्रांसीसियों की तरफ से बात करें तो ये भी बड़े फेमस थे, काउंट डी लाली, ठीक है। ये मैं दोबारा से ठीक से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, काउंट डी लाली, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि फ्रांसीसी बुरी तरह से हारते हैं। हालांकि अब देखें ना तो दोनों की आर्मी के बीच में जो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ थी वो फ्रांसीसी की थी, मतलब नंबर ऑफ अगर आप कहते हैं ना सोल्जर्स, तो फ्रांसीसियों के ज्यादा थे। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये लोग पावरफुल थे। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं कि ये युद्ध समाप्त होता है एक संधि के तहत, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी पेरिस की संधि। देखो भाई, कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि वांडीवॉश की युद्ध की लड़ाई जो थी, मतलब ये वांडीवॉश का जो युद्ध था, वांडीवॉश की जो लड़ाई थी, वो किस संधि से समाप्त होती है, तब आपको मालूम होना चाहिए ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत की चिकित्सा तिकड़ी को पहचाने, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या, आइडेंटिफाई द मेडिकल ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, चरक, वात्सायन और वाग्भट, चरक, सुश्रुत और भरत, और चरक, सुश्रुत और पतंजलि। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है भाई, डी, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं चरक,
जिन्हें कहते हैं चरक संहिता के संरचिता। ठीक है, मतलब उन्होंने रचना की थी इसकी। और कहते हैं कि चरक जो है बहुत ग्रेट फिजिशियन माने जाते हैं। वहीं अगर हम सुश्रुत की बात करते हैं, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट इंडियन सर्जन, यानी भारत के पहले ऐसे सर्जन माने जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेडिकेशन के साथ साथ, यानी देखा जाए तो चिकित्सा के साथ साथ इन्होंने सर्जरी पे भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और इन्हें बहुत ग्रेट सर्जन माना जाता था भारत का। ठीक है, जो कि प्राचीन काल में हम देखते हैं इन्हें। और दूसरी तरफ हमें नजर आते हैं पतंजलि। तो पतंजलि जो थे, दरअसल ये पुष्यमित्र ऋषियों के दरबार में थे। तो पुष्यमित्र ऋषियों के दरबार में ये पतंजलि जो फेमस है योगा शास्त्र के नाम से, तो इन्हें भी माना जाता है एक बहुत अच्छे लेवल के, जहाँ पर इनको एक अच्छे फिजिशियन के लेवल पर हम जानते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हमारा? चरक, सुश्रुत और पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द मिडिवल ट्रेवलर्स विद देयर कंट्रीज, यानी यहाँ पर कौन से यात्री कौन कौन से देश से आए हैं हमें मैच करना है। डोंट वरी, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, पीछे आपको नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ये हिंदी में भी ऑप्शन मिल जाएगा, बट फिलहाल हम यहाँ पर जब मैच द फॉलोइंग्स कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहे हैं कौन? मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो थे, दरअसल जब हम देखते हैं कि दक्षिण की ओर काकतीय वंश का शासन था, तब ये आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे इटली से। ठीक है, इटली से आते हैं। तो यानी ए का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3, जो हमें नजर आ रहा है कौन से ऑप्शन में? यहाँ नजर आ रहा है हमें बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो कहाँ से आए थे? मोरक्को से। मैंने कई बार इब्न बतूता पे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, जो कि आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो यानी बी का हो जाएगा 4। अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बी में हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन सी में हमें नजर आ रहा है कि बी का 4 दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन्टोनियो मॉन्सोरेट। ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि ये पुर्तगाली कॉलोनी गोवा के दौरान इनका जब आना होता है। ठीक है, पर ये थे कहाँ से? बेसिकली ये स्पेन के थे। तो यानी सी का 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। और फिर महमूद वली बाल्की। ठीक है, जो जहांगीर के काल में आते हैं। तो ये इनके तो खैर नाम में ही यहाँ पे दिख रहा है, बल्क अफगानिस्तान। तो उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, हमारा उत्तर सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को मैच द फॉलोइंग्स में 1 से 2 भी अगर हम लोगों को मालूम होंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे ना आप, कि हमें 1 से 2 भी ऑप्शन पता होते तो हम इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, और देख रहे हैं कि एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सरोजिनी नायडू, और इधर हमें नजर आ रहे हैं मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, वीडी सावरकर। यानी एक तरफ पर्सनालिटीज के नाम है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी। यानी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कौन सी पर्सनालिटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, उनके बारे में हमको मालूम है, बताना होगा। ऑर्गेनाइजेशन इन दैट सेंस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो देखते हैं सरोजिनी नायडू से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो ऑप्शन के तौर पे हमें नजर आता है भाई यहाँ पर मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी। तो याद कीजिए, मैंने कई बार बताया आपको कि सरोजिनी नायडू किस तरह से एक महान कांग्रेस मतलब नेता के रूप में ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि इन्होंने कितने एक एज अ फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कितने सारे आंदोलन से ये जुड़ी थी, जहां पर इन्हें खिताब भी हासिल है कि भारत में मतलब कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, ये जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती है? सरोजिनी नायडू। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं जहां पर जब बात आती है महिला अध्यक्ष को लेकर। सिंपल जब महिला अध्यक्ष होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर उत्तर होता है एनी बेसेंट, लेकिन जब यहाँ मेंशन किया जाता है भारतीय महिला अध्यक्ष
यानी इंडियन वुमेन, तब यहाँ पर कौन आता है? उत्तर क्या आता है? सरोजिनी नायडू। अब हम देखते हैं कौन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना हम सब जानते हैं, एक वेल नोन लीडर थे मुस्लिम लीग के। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ए का 2 और बी का 1। ठीक है, तो 2, ए का 2 में हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, और बी का 1। तो अभी बी के 1 में हमारे पास ए ऑप्शन में है और बी में है। चलिए आगे देखते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू जो थे वो दरअसल लिबरल पार्टी से जुड़े थे, जिसको हम देखते हैं जिसकी स्थापना 1910 में होती है, जहाँ पर एज ए फाउंडिंग मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा वेल नोन एक लीडर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सी का 4, यानी ऑप्शन ए में हमें नजर आ रहा है सी का 4। और वीडी सावरकर, ठीक है, जो हिंदू महासभा से जुड़े थे, जिसकी स्थापना हम देखते हैं कि 1915 में होती है, जहाँ पर एक हिंदू आइडियोलॉजी के साथ बहुत ही इफेक्टिव लेवल पर यहाँ पर जो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ मूवमेंट की बात की जा रही थी, तो वहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा बहुत ही अच्छे लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर अपनी पहचान बनाती है, जहां पर जिनसे संबंधित थे कौन? वीडी सावरकर। ये तो खैर सभी जानते ही होंगे। तो वीडी सावरकर यानी डी का 3, तो यानी ए हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हमें कई बार क्वेश्चंस देखने होते हैं। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का वस्त्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर देखिए हमें नजर आ रहा है उत्तर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे दरअसल इन्होंने एक पद को लेकर जब हम बात करते हैं तो उस पर एक कंफर्मेशन के साथ खलीफा से इन्होंने सम्मान के साथ हासिल करते हुए इसे प्राप्त किया था। दरअसल ये एक मोमेंट होता था, एक समारोह होता था, जहां पर खलीफा सबके सामने इस आयोजित समारोह में एक मतलब कहते हैं ना एक वस्त्र देता था, जो एक कंफर्मेशन था, एक सत्तारूढ़ होता था कि वो किसी पद पर इनको नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, यानी खलीफा द्वारा उनको कहीं ना कहीं पोस्ट किया जा रहा है, उनको कहीं पोस्टिंग किया जा रहा है, उनको कहीं पर जो है नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। ये वही इल्तुतमिश जो हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक, जाने माने शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। इसीलिए कहलाते हैं दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक, यानी रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इन्हीं की पुत्री रजिया जो थी वो आगे बनती है इनकी उत्तराधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा कहाँ है? चंपारण, पटना, लखनऊ, राजकोट। अब यहाँ पर क्वेश्चन को गलत मत समझना। आप लोग कई बार समझते हैं कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेचू में अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नाम आता है कि भाई स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की। बट नहीं, दरअसल यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि जो विश्व में महात्मा गांधी की इतनी सारी मूर्तियां हैं, ठीक है, यानी हम जानते हैं कि न केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कई जगह महात्मा गांधी के स्टेचू हमें नजर आते हैं। तो उन सभी स्टेचुओं में सबसे बड़ा स्टेचू महात्मा गांधी का कहाँ पर है? तो उत्तर होता है दोस्तों हमारा पटना। दरअसल कहते हैं कि पटना में एक गांधी गार्डन है जहाँ पर ये स्टेचू बना हुआ है, और कहते हैं ये लगभग जो है 72 फुट ऊंचा है। एक वहां पर जो देखा जाए ये स्टेचू जहां पर निर्मित है उसके सामने एक स्कूल है, सेंट शेवियर स्कूल, उसके सामने ये बना हुआ है, जहां पर देखते हैं कि ब्रॉन्ज का ये स्टेचू बहुत ही बड़ा स्टेचू माना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी 2 बच्चों के साथ इस तरह से जुड़कर अपनी एक प्रतिमा को यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? पटना में है। और बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो कहते हैं इस स्टेचू के निचले हिस्से में कई सारे पैनल्स में जो है महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इवेंट्स होते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी के जीवन में जो जिन घटनाओं से वो जुड़े हुए थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे एक में दर्शाया गया है चंपारण सत्याग्रह, यानी याद है आपको महात्मा गांधी जी के जीवन का जो पहला आंदोलन भारत में होता है वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं एक इवेंट हमें नजर आता है दांडी मार्च,
जो गांधी जी के जीवन में एक बहुत ही ज्यादा वेल नोन मतलब कहते हैं ना, मतलब एक मूवमेंट माना जाता है, जिसमें गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है। एक में दिखाई देता है गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी उसके बारे में। और एक तरफ दर्शाया जाता है चरखा, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिला के यहाँ पर 4 इवेंट्स को बहुत अच्छे से उनसे एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? स्तंभ शिलालेख 7 यानी, ठीक है, महावंश, दिव्य वरदान, या फिर शिलालेख 30। तो यहाँ पर उत्तर आता है दोस्तों शिलालेख 13 शिलालेख 13। ठीक है। 13 शिलालेख या 13वां शिलालेख अगर हम बात करते हैं, रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन, ये क्या है? अगर आपको सबसे पहले बताया जाए कि काफी स्टूडेंट्स होंगे इस बारे में जानते तो होंगे कि जो सम्राट अशोक थे, यानी मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट ही नहीं बल्कि अगर प्राचीन या भारत के पूरे इतिहास में देखें तो एक ग्रेट रूलर के रूप में माने जाते हैं, जो बहुत ही पावरफुल रूलर थे, बहुत शक्तिशाली। उनके जीवन में उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, जिस कलिंग युद्ध को उन्होंने लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। जिसके बारे में काफी हम लोग देखते हैं ना, छोटी क्लासेस से हम लोगों को इस युद्ध के बारे में वर्णन करने लगते हैं। एक्चुअल में इस युद्ध के बारे में हमें पता किससे चला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अक्सर। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था इस युद्ध को छोड़कर, तो उसने जगह जगह अभिलेख लिखवाए। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन की बात करें तो यानी वो अभिलेख जिसमें हम देखते हैं कि लिखित प्रमाण मिलते हैं, और जिन लिखित प्रमाण के माध्यम से मतलब उनके थ्रू हम देखते हैं बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है, जो एक तरह से हेल्प करते हैं हमें इतिहास लेखन में या हिस्ट्री राइटिंग में। इसी तरह से इनका ये जो शिलालेख था, 13th शिलालेख या 13th एडिक्ट रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस युद्ध के माध्यम से ये जो है उड़ीसा में, यानी जो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार पिछली क्लासेस में, आप क्लासेस करते नहीं है ना इसलिए आपको नहीं पता है, अगर आप इसी तरह की क्लासेस करते रहे तो ना जाने हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। बट इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पिछली क्लासेस टाइम निकाल के देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार पीवाईक्यू चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस, तो आपको इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस का यार एक ही जगह बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसे मत खोया करो। ठीक है। एटलीस्ट क्लासेस कर लिया करो। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कराते हैं, बताते हैं। ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से कि मतलब ये पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, और उसमें ऑप्शन था कलिंग। तो कलिंग उड़ीसा में ये युद्ध लड़ा गया था जहां पर अशोक ने लाखों लोगों को मारकर खून बहाया था, और ये इनके जीवन का अंतिम युद्ध था। ये भी एक प्रश्न है कि अशोक द्वारा अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा गया था, तो कलिंग युद्ध। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से देख सकते हैं कि ऐसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नजर आता है, गांधार कला का विकास निम्नलिखित के अंतर्गत हुआ? कुषाण, सातवाहन, गुप्त, मौर्य। तो गांधार कला पे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इस पे भी हम लोग कई बार कई क्लासेस में अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं। गांधार कला की बात करते हैं तो दरअसल ये कुषाण काल में जो है बहुत ज्यादा फली फूलती है, इसका विकास होता है, जहाँ पे हम कुषाण वंश के जाने माने शासक के बारे में सुनते हैं जिनका नाम था कनिष्क। ये वही कनिष्क है जिन्होंने भारत में चलाया था कौन सा कैलेंडर? शक कैलेंडर। आज हम देखते हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, शक संवत आपने सभी ने सुना है। ठीक है। इवन इंडियन गवर्नमेंट जो है आज जो जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? शक संवत है। ठीक है। तो ये इनके द्वारा चलाया जाता है, जहां पर ये भी एक तरह से माने जाए ना तो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, जहां पर इन्होंने अपने समय में बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा विकास करवाया था। ठीक है। और इस तरह से जो हम देखते हैं कि एक ग्रीक कल्चर हमें नजर आता है जिसे हम गंधार कला बोलते हैं, जिसे हम गंधार आर्ट बोलते हैं। ठीक है।
तो दरअसल इसका इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्या करवाया था, एक तरह से कहते हैं ना कि इसका प्रचार प्रसार कराना, इस कला के तहत निर्माण कराना, मूर्तियां बनवाना, जिसके कारण ये फेमस होता है और ये कुषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना? कहने के लिए देखा जाए ना तो क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए बहुत ही आम है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे हैं हमारे बच्चे जो अभी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते और कंफ्यूजन होती ही है कई बार, क्योंकि भाई पहली को तो जब जानते हैं, बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई ये यहाँ पर शासन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर है दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो वेल अगर देखा जाए तो मुगलों ने जो मेन अपनी राजधानी बना रखी थी, दिल्ली को ही इन लोगों ने पॉलिटिकल सेंटर बनाया हुआ था। और न केवल हम मुगलों की ही बात क्यों करें, बल्कि दिल्ली सल्तनत से देखा जाए तो मुगल जो इनकी राजधानी थी वो दिल्ली ही थी। जैसे अभी हमने इसी क्लास में पीछे अभी हमने डिस्कशन किया था इल्तुतमिश को लेकर कि वो कैसे अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली ले आते हैं। और तब से देखा जाए तो दिल्ली सुल्तान जितने भी हुए थे सब ने, अगर सिकंदर लोदी को देखा जाए तो सिकंदर लोदी ने भी अपनी दूसरी राजधानी आगरा बनाई थी, क्योंकि उन्होंने आगरा नगर ही बसाया था। ठीक है, तो आगरा नगर उन्होंने बसाया था और उसको बनाई थी अपनी दूसरी राजधानी। इसी तरह से ऐसा करने वाले कौन से मुगल सम्राट होते हैं? यहाँ पर होते हैं भाई अकबर। ठीक है, तो अकबर ने क्या करा, पहले तो फतेहपुर सीकरी नगर बसाया जो आगरा से हम देखते हैं आगरा के नजदीकी है। ठीक है, वहां पर लेकिन कहते हैं कि जब कुछ पानी जैसी कोई समस्या होती है तो उसके कारण ये जो है आगरा में शिफ्ट हो जाते हैं, आगरा के किले की ओर, और इस तरह से ये यहाँ पर रूल कर रहे थे आगरा से। लेकिन जब भी यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी के तौर पर देखते हैं तो क्या माना जाता है? फतेहपुर सीकरी, जो स्टिल हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगे कि मैम यहाँ पर फतेहपुर सीकरी ऑप्शन ना हो तो फिर क्या आपका उत्तर हो सकता है? तब आपका उत्तर यहाँ पर आगरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉलिटिकल सेंटर अभी भी माना जाता था मुगलों का वो दिल्ली ही माना जाता था, जिसे अकबर ने प्रायोरिटी के तौर पर शिफ्ट कर लिया था फतेहपुर सीकरी और बाद में फतेहपुर सीकरी से आगरा की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन? यानी समुद्र मार्ग की खोज करने वाला जो जिससे भारत आ सकते थे, एक्चुअल में देखा जाए ना दोस्तों, आज पहली बार ऐसा लग रहा है सही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता था भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की। अरे भारत की खोज थोड़ी हुई है, भारत तो वही है, लेकिन सही मायनों में तो रास्ता खोजा गया है। तो हम देखते हैं कि जो रास्ता खोजा गया है उसे खोजने वाले कौन होते हैं? आंसर तो वही रहेगा, वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा कौन से देश के थे? पुर्तगाल देश के। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन को कंट्री के हिसाब से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर पुर्तगाल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? पोर्टुगल। जिसके बाद हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियां यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू होती है, भारत में इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद भारत में न केवल पुर्तगाली बल्कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आती हैं। जैसे पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, डच के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच आते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना भारत में रास्ता बना लिया था और आगे जाकर इनमें से शासन कौन करता है? ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड रिपन? देखा जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कई बार ये क्वेश्चन वैसे देखा गया है, कई बार स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन से अभी तक जो है वाकिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तर होता है लॉर्ड कर्जन। दरअसल लॉर्ड कर्जन ने जो ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हम देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इसे लागू करते हैं, जहां पर लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने दरअसल इसकी घोषणा की थी जहां पर ये चाहते थे कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उस पर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से मतलब सरकार अपना अच्छे से अथॉरिटी यानी कंट्रोल बनाए रखे जा सके।
यहाँ की जो मेंटेनेंस है, यहाँ का जो करिकुलम है, उस पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो पूरी तरह से अपने अंदर कंट्रोल करने हेतु इन्होंने ये कार्य किया था। तो इसीलिए ऑफिशियली इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हम देखते कब होता है, 1904। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ लिया भाई किसके द्वारा शुरू किया गया, ऐसे कई बार आ सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किस वर्ष आया, तो 1904 में आया। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी यात्रियों ने मुख्यतः भारत का दौरा इसलिए किया क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, उन्हें भारतीय राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया था, वे भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि रखते थे, वे भारत में रहने के इच्छुक थे। वेल, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। हम जानते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और कैसे भूल सकते हैं कि हम जब तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को लेकर अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब प्री में नहीं होता, कई बार हमारा मेंस में भी आ जाता है, तो हम लोगों की तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। और जैसे कि देखिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमें क्या है ऑप्शन, वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। एक्चुअल में देखा जाए तो इंडियन किंग्स तो उनको इनवाइट नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग तो एक स्वतंत्र रूप से हैं। इनका तो काम ही यात्रियों का है कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों की तरह जीवन बिताते थे, और अपनी रुचि अनुसार, यानी देखा जाए तो इनका जो इंटरेस्ट होता था उसके अनुसार ये लोग विजिट करके वहां पर उसके बारे में लिखते थे। ठीक है, अब इन्हें भारत कल्चर में लिखने की रुचि नहीं थी। ठीक है, दरअसल जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो कौन से धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बौद्ध धर्म में, इसलिए इन्हें भारत में रहने के भी इच्छुक नहीं थे। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है वह बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। देखा जाए तो जितने भी मोस्ट प्रोबेबली हम चीनी यात्री देखते हैं वो क्या कर रहे थे, बौद्ध धर्म से इंस्पायर थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से बौद्ध धर्म, भले ही इस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई हो, इसीलिए इस जो धर्म, ये जो धर्म है हमारा, इसका वर्चस्व भी हमें कहाँ नजर आता है, इसका वर्चस्व भी हमें भारत में नजर आता है। जिससे संबंधित अगर ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, या फिलोसफीज बेस्ड टेक्स्ट है, या जो आगे इन पर स्टडी किया जा रहा है, अध्ययन हो रहा था, वो सब कहाँ चल रहा था, भारत में। हालांकि अगर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो दौर चल रहा था, उसमें ये अन्य देशों में ये धर्म विकसित होता है, ये धर्म फैलाया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें, इसको जानने के लिए भारत आना आवश्यक था। ऐसे ऐसे कई चीनी यात्री हुए जहाँ पर इस बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए वो भारत में आए थे। स्पेशली अगर हम बात करते हैं हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के काल में आता है, वो दरअसल ऐसी जगहों पर, यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर हैं, यानी तीर्थ यात्रा के जितने भी हम देखते हैं मतलब कहते हैं क्षेत्र स्थान बने हुए थे, वहां पर वो विजिट कर करके उनको देखना चाहता था कि क्या था, कैसे ये धर्म विकसित हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या हमारा, वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। एक्चुअल में कई बार अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको समझना है ना कि आपको आंसर कैसे लगाना है, तो बेटर है उसके ऑपोजिट ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई क्लू आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई देखो कि इंडियन किंग्स ने उनको इनवाइट किया, तो ऐसा नहीं था। इंडियन कल्चर को स्टडी करने नहीं आते, क्योंकि स्पेशल हमें वो बौद्ध धर्म उनके वर्क में नजर आता है। तो इंडियन कल्चर से ज़्यादा वो किस में रुचि रख रहे थे, बौद्ध धर्म में। ठीक है, और वो भारत में रहना चाहते थे, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि वो यात्री थे, उनका तो काम ही था एक जगह से दूसरी जगह विजिट करना। ठीक है, तो हमारा उत्तर ए है। नेक्स्ट, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। अवंती, चंपा, मगध, कौशल। यहाँ पर हमारा उत्तर होता है मगध। वेल, अगर हम बात करते हैं छठी शताब्दी, प्राचीन भारत में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व था, हम सब जानते हैं जिसे लौह युग यानी आयरन एज भी कहते हैं। इसमें भारत में किस तरह से 16 राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। यानी देखा जाए तो जनपद, जिसको 16 राज्य होने के कारण हम क्या बोलते हैं, महाजनपद। उनमें से कौन सा महाजनपद था, मगध। जिस मगध साम्राज्य की अगर बात करते हैं
तो ये कितना पावरफुल स्टेट हुआ था जिसने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। और क्यों ना हो, मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले रूलर्स की भी अगर बात करते हैं, शासकों की बात करते हैं, तो बहुत ही फेमस और पावरफुल रूलर्स है। जैसे अगर देखा जाए तो बिंबिसार, या अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक जैसे रूलर्स की बात करते हैं, तो मगध साम्राज्य में देखते हैं कि जहां पर उनकी सेना की टुकड़ी इतनी ही जबरदस्त थी, वहां पर हम देखते हैं कि उनमें से इनका एक जो सेना का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता था वो क्या होता था, एलिफेंट्स, हाथी, हाथी सेना। एक्चुअल में होता क्या है कि मगध की जो राजधानी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहते हैं कि जहां पर एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर घने जंगल थे और घने जंगलों में हाथी पाए जाते थे जिनका इस्तेमाल अक्सर युद्धों में किया जाता था। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर होता है हमारा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल के दौरान लिखा था? अकबर, कृष्णदेव राय, जहांगीर, राम राय। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होता है अकबर। दरअसल तुलसीदास जिन्होंने लिखा था रामचरितमानस, वो दरअसल अकबर की समकालीन थे। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना पूछा गया है ना, अगर आप 2015, 16, इवन 17, 18 के क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसमें बैक टू बैक ईयर्स कई तरह के एग्जाम्स में पूछा गया। जरूरी नहीं अगर एसएससी जीडी में है तो आपका मतलब, हम एमटीएस की बात कर रहे हैं, सीएचएसएल की बात कर रहे हैं, या एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, अभी हमने पीछे डीपी के क्लासेस की थी, तो कई सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। इवन अगर हम अकबर के काल में बात करें तो अकबर के काल में उनके नौरत्न में एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन अब्दुल रहीम खाने खाना ने बल्कि रामचरितमानस का ट्रांसलेशन भी किया था, अनुवाद भी किया था अकबर के कहने पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अकबर के समकालीन थे। क्रिप्स मिशन भारत आया 1945, 1946, 1940, 1942। तो यहाँ पर उत्तर है भाई क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन को लेकर आने वाले कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। याद कीजिए ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स है जो बाद में कैबिनेट मिशन भी लेकर आता है 1946 में। ठीक है, तो अभी फिलहाल जब हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन ये लेकर आते हैं 1942 में, जहां पर इन्होंने एक कोशिश की थी इंडियंस की तरफ एक हाथ बढ़ाने की, क्योंकि इस समय ये एक ऐसे संकट में थे, चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जानते थे कि हमें इंडियंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए झूठ मूठ कहीं दिखाने आए थे हम लोगों के लिए कि कैसे ये हमें भारत के संविधान के साथ साथ डोमिनियन स्टेटस देने आए। लेकिन जो लोग पहले ही इस वादे से मुकर चुके थे, क्या वो लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए इस बार यहाँ पर सभी ने पहले से ही अंग्रेजों के इस तरह के सहयोग से मना कर दिया था। और गांधी जी ने तभी से कहा था पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, जिसे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मिशन को या किस कमीशन को, आयोग को महात्मा गांधी ने पूर्व दिनांक चेक कहा था? तो उत्तर होता है हमारा क्या? क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होता है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, यहाँ पर अभी जब ये क्वेश्चन कर रहे थे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्वेश्चन हमने तो अभी जब देखा था तो यहाँ पर सारे के सारे कौन होते थे? अंग्रेज, जिसमें एक्सपेक्टेड आंसर होता था कि विलियम बेंटिक के काल में होता है। लेकिन अगर जिस इंडियन के सहयोग से समाप्त हुआ था वो कौन थे? राजा राममोहन रॉय। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ये एफर्ट्स पहले से नहीं किए जा रहे थे? ये एफर्ट्स बहुत पहले से किए जा रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत पहले ही दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे समाप्त करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं मुगल सम्राटों में तो अकबर, औरंगजेब, इन्होंने भी कोशिश की थी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि ये
आसान नहीं था, क्योंकि ये सब जितने भी रूलर्स थे वो कौन थे? मुस्लिम रूलर्स। और इस समय जो भारत में ये प्रथा को हम देखते हैं, ये हिंदुओं की उस समय एक ऐसी प्रथा थी जिसे वो एक महान प्रथा मानते थे। अब उनके कहते हैं ना, धर्म और धार्मिक मामलों में बीच में पछड़े में पड़ना, तो फिर वो लोग तो इस चीज को लेकर शांति से बैठते नहीं, इसीलिए अक्सर इसे समाप्त करने की बात की थी। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए लिखा है ना, प्रयास किया था, ठीक है, कोशिश की थी, पर अमल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। तब जाकर मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से विलियम बेंटिक के काल में, जिसे हम कहते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके काल में ये समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम, बाबर, हुमायूं, अकबर। यहाँ पर अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर है हमारा हाजी बेगम। देखो भाई, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पर हुमायूं के मकबरे को लेकर निर्माण कराते हैं इनके पुत्र अकबर, जिसको बनवाती हैं कौन? हाजी बेगम, यानी हुमायूं की पत्नी। कहते हैं कि हुमायूं की पत्नी ने आदेश दिया था इसके निर्माण को लेकर, जहां पर अकबर इसके निर्माण की शुरुआत करते हैं। और हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती है, ठीक है, जो मिलके बना है मार्बल और सैंडस्टोन, यानी लाल पलुआ पत्थर और मार्बल के मिश्रित चीजों से मिलकर इसमें बहुत सुंदर आर्चिज के साथ इसको बनवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, जिसका उत्तर होता है यहाँ पर औरंगजेब। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि डांसिंग एंड म्यूजिक, अब जब डांसिंग एंड म्यूजिक को लेकर यहाँ पर जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि औरंगजेब कैसे हो सकता है कोई, क्योंकि औरंगजेब को कहा जाता है वीणा वादक शासक। क्या कहा जाता है इसको? वीणा, एक सेकेंड, वीणा वादक शासक, क्योंकि इसको वीणा बहुत बजाना पसंद था। अगर हम इसकी बात करते हैं प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में वीणा वादक शासक कौन कहलाते थे? समुद्रगुप्त। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन कह रहा है म्यूजिक और डांस, दरअसल दोस्तों याद कीजिए कि एक तरह का इस तरह का नृत्य और संगीत भी होता है, जो अक्सर ये जो शासक होते थे ये दरबार में कराया करते थे, नृत्य संगीत होता था। तो वो चीज़ जो है, अगर हम देखते हैं तो जो कुरान है, या अगर हम बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों में, इस्लाम में इसे गलत माना जाता है। ठीक है, वहां पर दरअसल ये जो है चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और क्योंकि औरंगजेब जो कि अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा, हम देखते हैं ना, रूढ़िवादी, मतलब एक तरह से कठोर थे, बहुत ही ज्यादा सख्त थे अपने धर्म के साथ, उन चीजों को लेकर फॉलो करने में। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह का डांसिंग और इस तरह का जो संगीत होता था उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन अक्सर कहते हैं कि जब औरंगजेब का मूड खराब होता था ना, तो अक्सर ये वीणा बजाना पसंद करते थे, यानी एक बहुत सिंपल रूप में, क्लासिकल टाइप में, जहाँ पर एक सम्मान के साथ संगीत का, यानी क्या हो रहा है, एक सम्मान हो रहा है, जहाँ पे उसकी कोई तौहीन नहीं हो रही है, तो उसके साथ वो वीणा बजाना पसंद करते थे, जिसके कारण कहलाए थे वीणा वादक शासक। नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता दी गई तब निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? माउंटबेटन, चर्चिल, एटली, विविल। यहाँ पर उत्तर होता है दोस्तों हमारा एटली। भूलना नहीं है कि जब भारत स्वतंत्रता हम प्राप्त कर रहे थे, तो उस दौरान भारत कैसे स्वतंत्र होगा, भारत किस तरह से उसका निर्माण होगा एक नए राष्ट्र के रूप में, कैसे उसका संविधान लिखा जाएगा, उन सब की बात हो रही थी, जिस पर कैबिनेट मिशन भेजा जाता है 1946 में, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आ रहा था, तो ये किसकी अनुमति से आता है? क्लेमेंट एटली, जो उस समय लेबर पार्टी से बनते हैं इंग्लैंड के कौन? प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, मुगल और अंग्रेज, अकबर और लोदी। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है,
कई बार हम लोग क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है भावुक हो जाते हैं और बहुत जल्दी में गलत आंसर लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहली लड़ाई नहीं कही है, यहाँ दूसरी लड़ाई कही है, सेकेंड बैटल। और सेकेंड बैटल कैसे भूल सकते हैं, 1556 में जब अकबर को जरूरत थी अपने पिता के सिंहासन को वापस प्राप्त करने की, तब ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है, क्योंकि जो अकबर के पिता थे हुमायूं, वो चल बसे। और ऐसे में अकबर, जो अभी मुगल साम्राज्य की गद्दी के पास नहीं थे, यानी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, ऐसी स्थिति में हुमायूं की गद्दी पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता है। यानी अकबर को अगर अपने पिता का साम्राज्य चाहिए तो उसे किसे नष्ट करना होगा, हेमू को। वही अकबर ने किया। तो देखा जाए इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ही अकबर ने 1556 में अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी, जिसने मतलब शासन की शुरुआत की थी, जिसने शासन किया था 1605 तक। ठीक है, तो याद रखना कौन है, अकबर और हेमू है। नेक्स्ट, चंगेज खान ने डैश की स्थापना की, मंगोल साम्राज्य, तैमूर साम्राज्य, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर चंगेज खान को कौन नहीं जानता, जिसने स्थापना की थी मंगोल साम्राज्य, चंगेज खान, जिसे गेंगीज खान भी कहते हैं। इसका एक और नाम था तैमूजिन। क्या नाम था, तैमूजिन। कहते हैं कि दरअसल ये जितनी भी कहते हैं ना, इनका क्लान था, इनका जितना भी कबीला था, उन सबको एक होकर ये पूरे सेंट्रल एशिया को जीतते हुए, चीन को जीतते हुए, मतलब चाहते थे कि अपना एक बड़ा साम्राज्य कायम करें, जिसके कारण इन्होंने भारत पर भी कई बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी, पाषाण, सोना, टेराकोटा, कांसा। और बहुत क्लियर उत्तर है भाई यहाँ पे, ब्रॉन्ज यानी कांसा। ये जो हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं दोस्तों, हमें यहाँ से एक नगर पाया गया है, बहुत बड़ा विशाल नगर, और बहुत प्रसिद्ध भी है, जिस पर मूवी बनी है, मोहनजोदारो। ठीक है सॉरी। तो मोहनजोदड़ो की ये जो हम देखते हैं कि ये नगर है, इस नगर से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनमें से प्राप्त हुई है इस नृत्य की मूर्ति, जिसे हम डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहते हैं, और ये ब्रॉन्ज से बनी है। वैसे अगर आपको याद हो ना, तो कई बार मैं जिक्र कर चुकी हूँ, हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग सभ्यता। यानी इस सभ्यता के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं, वो इसका वर्णन देती है कि किस तरह से इस दौर में, इस युग में बड़े पैमाने पर कांसे का उपयोग किया गया था, जिसके कारण इतिहासकारों द्वारा से नाम दे दिया गया था ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य युग सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और भाई इसी के साथ हुआ आज का आपका सेशन पूरा। तो कैसी रही थी आज की ये मेरी क्लास मेरे साथ, सोनम गोयल के साथ, रॉयस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और यहाँ पर इस वीडियो को, इस क्लास को आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इसी तरह के सेशन के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। फिर से मिलेंगे नए सेशन के साथ, मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक दीजिए आज्ञा, टाटा बाय।